नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स आपका 30 सितंबर से शुरू होना है। तो जिनका भी 30 सितंबर को एग्ज़ाम है या आगे कोई भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए जो ये वीडियो है आज का इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में आपका कॉमन पूछा गया है, यानी कि इसमें भी पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है। यानी कि दो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा गया है तो इसकी संभावना 60% है कि आपका ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से एसएससी एमटीएस का ये सीरीज, जो कि आपका काफिला जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक है, जो कि चलता रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है वह है कि भारत में रॉलेट एक्ट है जो कि कब पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका सन 1919 हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जिसे कि हम लोग काला अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, 21 मार्च को 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा है जो कि पारित किया गया था। इसके अलावा रॉलेट एक्ट जो है आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 13 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें दोस्तों आपको बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका मार दिए जाते हैं जनरल डायर के आज्ञा अनुसार। ठीक है, आदेश अनुसार। ठीक है, इसके अलावा रॉलेट एक्ट से आपको क्या याद रखना है, रॉलेट एक्ट से आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो आपके कौन से उपाधि त्यागे थे, महात्मा गांधी जी हैं वो कौन से उपाधि त्यागे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका नाइटहुड का उपाधि त्यागे थे और महात्मा गांधी की बात करेंगे तो केसर हिंद की उपाधि है जो कि इन्होंने त्यागा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पूछा गया कि पोवाड़ा जो है डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। पोवाड़ा महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य की बात करते हैं तो ढंगरी गाजा है। इसके अलावा लोक नृत्य, कोली नृत्य, लावनी नृत्य और तमाशा को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट और पीवाईपी है जो कि दे सकते हैं। और जैसा कि आपको अगर एग्जाम में अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको मॉक टेस्ट देना ही होगा, ये आपका कंपलसरी है। और मॉक टेस्ट देने का ही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है, जहाँ पर दोस्तों अभी आपका एंड ऑफ सीजन सेल के नाम से इस महीने का सबसे बड़ा जो आपका प्राइस ड्रॉप है जो कि ईयरली पास टेक्स्ट बुक पास प्रो पे किया गया है। ठीक है, तो अगर आप 28 से 30 सितंबर के बीच है जो कि इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर परचेज करते हैं तो आपको ये मात्र 395 रुपये में है जो कि मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। और आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं, यानी कि 100%। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस पीवाईपी है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस का कर रहे हो, या सीजीएल टियर 2 का कर रहे हो, या सीजीएल 2025 का कर रहे हो, ठीक है, या बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, या स्टेट लेवल को एग्जाम तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और पीवाईपीज आपको यहाँ पर मात्र और मात्र एक ही पास में मिल जाते हैं। यानी कि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पास आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। इस टेक्स्ट बुक का आपका यही खासियत है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं डेट के बीच में आप इनका टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है परचेस कर लीजिएगा, जो कि 395 रुपये मिलता है, जो कि आम दिनों पर आपको 600 रुपये में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारत के किन भागों में मौसमी हवा लू चलता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिया गया था, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, केरल, इस प्रकार करके दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों आपका राजस्थान होगा। ठीक है, लू की बात करेंगे तो एक तेज़ गर्म और शुष्क हवा है जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलती है। ये हवाएं क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती हैं। इन हवाओं के संपर्क में आना जानलेवा भी कभी कभी साबित हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 2008 का बीजिंग ओलंपिक। अगर आपसे खेल पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका निशानेबाजी होता। ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय यह बने थे, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा VR सुब्रमण्यम। जो सुब्रमण्यम है 25 फरवरी 2023 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्होंने शामिल लिया था। 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के ये IPS हैं। ठीक है, और यह साथ में विश्व बैंक में भी कार्य है जो कि इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का आपका SI यूनिट पूछा गया था। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ओम मीटर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज ओम मीटर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल व्हेन नो नॉन voltage is applied to a unit length and a unit cross sectional area of the material. It's also known as the resistivity of a material. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। इस यक्षगान नृत्य में यह एक अद्वितीय शैली और प्रारूप के साथ नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीक का संयोजन होता है। यह रंगमंच शैली मुख्य रूप से कर्नाटक के सभी हिस्सों में पाया जाता है। इसके अलावा यक्षगान परंपरागत रूप से संध्याकाल से सुबह तक प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद जो 46 है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसमें कहा गया है कि राज्य के पास समाज के कमजोर वर्ग के संबंध में आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी होगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी शामिल है, उनके शोषण को रोकने और किसी भी प्रकार के सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए। ठीक है, साथ में अनुच्छेद 29-23 धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले कौन थे? कल भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था और आज भी आया। जिसका राइट आंसर था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले दक्षिण के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल वंश और मालवा से शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इन तीनों ने क्यों लड़ाई किया था? तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी? तो इसका राइट आंसर आपका 15 to 29 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति के लिए आयु समूह 15 से 29 वर्ष है। इस आयु समूह को नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए चुना गया था। अगला है कि सुबनश्री नदी किसकी सहायक नदी है? तो सुबनश्री नदी की बात करते हैं तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सुबनश्री नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। यह तिब्बत पठार से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों से होकर भारत में प्रवेश करती है। इस नदी के तल में सोने के भंडार की मौजूदगी और इसके पानी में सोने की कण की मौजूदगी और इसके किनारों पर जलोढ़ जमाव के कारण गोल्ड रिवर के नाम से यह जाना जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ई गोपाल एप्लीकेशन का वेब संस्करण अगस्त 2021 में डेयरी किसान की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर आपका NDDB होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ही ई गोपाल एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है। यह किसानों को सभी रूपों में रोग मुक्त जर्म प्लाज्म की खरीद और बिक्री सहित अपने पशुधन का प्रबंधन करने में मदद करता है और पशु पोषण के लिए किसानों का मार्गदर्शन करता है। उपयुक्त आयुर्वेदिक वंश विज्ञान दवा का उपयोग करके जानवरों का इलाज करता है। इसे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उस समय के जो थे और NDDB के अध्यक्ष मीनेश शाह के उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सत्यनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर आपका गुरु घासीदास होगा। गुरु घासीदास ने चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सत्यनामी आंदोलन शुरू किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण सत्यनामी समूह की स्थापना 1820 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक खेत सेवक और चमार जाति के सदस्य घासीदास ने किया था। उनका सतनाम पंथ यानी कि सच्चे नाम का पंथ बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी चमारों के लिए एक धार्मिक और सामाजिक पहचान प्रदान करने में सफल रहा था। इसके अलावा गुरु घासीदास को हिंदू देवताओं की छवि को कचरे के ढेर पर फेंकने के लिए याद किया जाता है। अगला है 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए डैश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आपका नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, नेटाल इंडियन कांग्रेस एक संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर की। गांधी माधव सचिव थे। अब्दुल्ला हाजी एडम झामेरी दादा अब्दुल्ला को अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा नेटाल कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक चरण में सभी जातियों लिंगों और पंथों के लोगों को समानता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1920 के दशक से यह संगठन एक छत्र संगठन
यानी कि दक्षिण अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के तहत कार्य करता था। ठीक है, बाकी कोई फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर आपका केरल होगा। विशु केरल के लोगों के लिए नववर्ष का शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार मलयालम कैलेंडर के मैडम महीने में बहुत धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाता है। त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विशुकानी है। केरल के अलावा यह त्यौहार मैंगलोर, तुलुनाडु और उडुपी जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके अलावा विशु को आतिशबाजी और रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन उत्सव में पटाखे फोड़े जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने विशु के दिन ही राक्षस नरकासुर का वध किया था। अगला है कि मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो राइट आंसर आपका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण की बात करते हैं तो कमरे के तापमान पर किसी तरल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। जिस तापमान पर पानी वाष्पित होने लगता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके अलावा एक होता है ऊर्ध्वापातन। यह द्रव अवस्था में गुजरे बिना किसी ठोस को वाष्प में बदल देता है। उदाहरण के लिए आयोडीन कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो वो द्रव में आपका परिवर्तित नहीं होता है, वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्ध्वापातन का यही उदाहरण है। अगला है संघनन। यह तरल चरण में गैस चरण के रूपांतरण की प्रक्रिया है। संघनन गर्मी के नुकसान के कारण होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि पुष्पवती वंश के पहले कौन सा वंश था? ठीक है, तो पुष्पवती वंश की बात करते हैं तो पुष्पवती वंश के पहले आपका गुप्त वंश का शासन हुआ करता था। पुष्पवती से पहले गुप्त वंश का शासन था। गुप्त वंश का पतन होने के बाद पुष्पवती वंश की स्थापना हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। पुष्पवती वंश का स्थापना किसने किया था? तो इसको भी याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि बेलूर मठ का स्थापना है जो कि किसने किया था? तो बेलूर मठ की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद आपका इसका राइट आंसर होगा। बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। अगला है केसलिंग जो शब्द है किस खेल से संबंधित, यानी केसलिंग इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ डैश। तो इसका राइट आंसर आपका शतरंज होगा। शतरंज में केसलिंग एक असामान्य चाल है जो आपको कई अलग अलग क्रियाएं करने की अनुमति देता है। शतरंज और कैसल शब्द के बीच एक संबंध है। केसलिंग के रूप में जानी जाने वाली शतरंज चाल में एक खिलाड़ी राजा को उसकी रैंक पर एक किस्ती की दिशा में 2 वर्गों में आगे बढ़ाता है और फिर किस्ती को उस वर्ग में आगे बढ़ाता है जिसे राजा ने पार किया है। शतरंज में एक अनोखी चाल केसलिंग चाल है। ठीक है, अगला है कि भारत में मथुरा कला शैली का जो आरंभ है किसके द्वारा किया गया था? तो मथुरा कला शैली का आरंभ आपका कुषाण वंश के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका कुषाण होगा। ठीक है, मथुरा कला विश्वविद्यालय को कुषाण के द्वारा भारत में पेश किया गया था। ठीक है, मथुरा कला विश्वविद्यालय पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ। यह अपने आत्मसात यानी कि सदृष्टिकरण चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। 4 जैन जितनों की सवतोभद्रिका छवि मथुरा शैली की विशेषता है। बुद्ध, यक्षिणी से उस वैष्णव देवताओं की छवियाँ और चित्र मूर्तियाँ बहुतायत में बनाई गई हैं। अगला है फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फुगड़ी नृत्य की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका गोवा होगा। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा गणेश चतुर्थी और वत्र जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। अगला है नेशनल गेम्स 2022 में किसने 6 गोल्ड जीत का इतिहास रचा था? तो इसका राइट आंसर आपका हंसिका रामचंद्रन हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने 7 मेडल है जो कि जीता है, जिसमें से 6 मेडल आपका गोल्ड था। और इनका संबंध की बात करेंगे तो इनका संबंध था आपका स्विमिंग से। शायद आपका संबंध ही पूछा गया था। ठीक है, तो इनका संबंध आपका क्या था? स्विमिंग से था। इसके अलावा नेशनल गेम्स में टोटल 61 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो सेना की टीम थी टॉपर रही थी। और बरिंदर सिंह ट्रॉफी जो कि अपने नाम है इन्होंने किया था। और 14 साल की जो हंसिका थी, ये इनका पहला गेम्स था। उन्होंने इस गोल्ड समेत 7 मेडल अपने नाम किए थे। कर्नाटक के रहने वाली हैं। अगला है व्हाट इज द रैंक ऑफ श्रीलंका इन HDI 2022? तो इसका राइट आंसर होगा 73 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की 21 की मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका 191 देशों में 73वें स्थान पर था। इसने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना दिया था। अगला है द पोर्ट ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर ऑन बॉम्बे पोर्ट इज। 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए थे, पारादीप, हल्दिया, नाना शर्मा एंड मंडला। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे कि हम लोग नाना शर्मा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए नाहवा शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला आया था मच्छर किस फाइलम से संबंधित है? तो ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। मच्छर हो गया, कीट हो गया, ये सभी आपका ऑर्थोपोडा संघ का ही है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, पशुपालकों की आय की वृद्धि करना था। अगला है कि पर्वतों पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका पवनमुखी ढाल होगा। पर्वतों पर सबसे अधिक वर्षा आमतौर पर पवनमुखी ढाल यानी कि विंडवार्ड साइड पर होता है। जब आर्द्र हवाएं पर्वतों से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठाना पड़ता है। ऊंचाई पर पहुंचने पर यह हवाएं ठंडी हो जाती है और संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरती है। इस प्रक्रिया को पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। अगला है यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपका राजस्व घाटा कहा जाता है। जब किसी सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो इसे राजस्व घाटा है जो कि कहा जाता है। राजस्व व्यय से तात्पर्य सरकार के द्वारा की जाने वाली दैनिक परिचालन खर्चों से है, जैसा वेतन, पेंशन और ऋण पर ब्याज का भुगतान। राजस्व प्राप्तियां वह धनराशि है जो सरकार को संचालन के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान कर संग्रह और अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। इसके अलावा राजस्व घाटे का अनिवार्य रूप से मतलब है कि सरकार की अपनी कमाई सरकारी विभागों को चलाने, सेवाओं के प्रावधान की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अगला है भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया है, तो राइट आंसर आपका यूएसए हो जाएगा। यूएसए कहें तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना उपाध्यक्ष का पद है जो कि लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेखन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जापान के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है क्या, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, इसके अलावा संशोधन की प्रक्रिया, ये सभी लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें है। अगला है रोटेला पंडुगा किस राज्य का त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। रोटियों की ईद या रोटेला पंडुगा एक वार्षिक 3 दिवसीय त्यौहार है जो नेल्लोर आंध्र प्रदेश भारत में 12 शहीद दरगाह पर आयोजित किया जाता है। यह वार्षिक कार्यक्रम मुहर्रम के महीने में दरगाह में दफन 12 शहीदों के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। दरगाह पर आने वाली महिलाएं नेल्लोर टैंक में रोटियां का आदान प्रदान करती हैं। अगला है सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो इसका राइट आंसर गुलजारी लाल नंदा होगा। अगर हम सबसे कम समय तक के देश के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो गुलजारी लाल नंदा इस रिकॉर्ड को अपने नाम है जो कि किए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। गुलजारी लाल नंदा भले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे कम समय तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे, उन्होंने मात्र 13 दिनों तक इस पद को संभाला था। और भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, और इस बात को भी याद रखिएगा, सबसे कम समय तक गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इसके अलावा अटल कुमारी वाजपेयी की बात करते हैं तो टोटल 2272 दिनों तक ये प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 16 दिन के लिए पीएम बने थे। इसके बाद 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक पीएम रहे। इस दौरान उन्होंने 6 साल 54 दिन का कार्यकाल पूरा किया या प्रधानमंत्री पद पर रहे। ठीक है, अलग अलग अभी तक टोटल 17 प्रधानमंत्री हैं जो कि रह चुके हैं। ठीक है, तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री, लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री। गुलजारी लाल नंदा सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, साथ में कार्यवाहक प्रधानमंत्री पहले। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया। गुलजारी लाल नंदा सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं। मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री रहे थे और पद से इस्तीफा देने वाले भी ये पहले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे तो अकेला ऐसा पीएम थे जिन्होंने संसद का सामना किया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करेंगे तो पहले पीएम थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पद छोड़ा था। चंद्रशेखर की बात करेंगे तो समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो दक्षिण भारत से पहले पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे तो केवल 1 वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। एचडी देवगौड़ा की बात करते हैं तो ये भी जनता दल से संबंधित थे। इंदर कुमार गुजराल की बात करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से आपके भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी आपके पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। मनमोहन सिंह पहले सिख प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो दूसरे गुजराती पीएम है, पहले आपके मोरारजी देसाई थे और चौथे पीएम है जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। अगला है कि एक छड़ चुंबक को लटकाया गया तथा वो घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर की ओर होगा। चुंबक के 2 ध्रुव होता है, उत्तर और दक्षिण। जब स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाता है तो चुंबक खुद को संरेखित करता है ताकि इसका
उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करे। ऐसा इसलिए होता क्योंकि पृथ्वी अपने चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के साथ भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अगला है राजकोषीय घाटा की परिभाषा आपको देखने को मिला था। तो राजकोषीय घाटा वह राशि है जिससे सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों कहें तो उधारों को छोड़कर से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का व्यय किसी वित्तीय वर्ष में अर्जित राजस्व से अधिक होता है। सरकारी घाटा उस राशि को संदर्भित करता है जिससे सरकारी व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है। अगला है कि भारत में तिब्बत की सांगपो नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार से निकलने वाली अंतिम बड़े पैमाने पर मुक्त बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमुवांगडुंग ग्लेशियर से होता है। यारलुंग जांगबो ब्रह्मपुत्र के ऊपरी मार्ग तिब्बत का नाम है। यारलुंग जांगबो को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो, बांग्लादेश में जमुना और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, रोहित, तिस्ता और संकोश है। और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसे लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ में तिस्ता, लोहित, सुमनश्री आदि है। ठीक है, अगला आपको मिलान करने के लिए आया था, करेक्ट मैच करने के लिए आया था यीस्ट का, ग्लूकोज का, ग्लाइकोसिस का और प्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो ईस्ट में मिलान करना था यूज ऑफ फर्मेंटेशन को ग्लूकोज में बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी में, और ग्लाइकोसिस में कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट में, एंड पायरुविक एसिड को प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोसाइसिस में। ठीक है, तो ये आपको मिलान करना था। अगला है 2019 में असमिया कवि देश को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका भूपेन हजारिका होगा। भूपेन हजारिका को है जो कि भारत रत्न अवार्ड से है जो कि सम्मानित किया गया था 2019 में। ठीक है, ये बंगाल से संबंधित था, असमिया गायक हैं और इन्हें सुधा कंठ के नाम से है जो कि जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कोकिला। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि कुकी जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो कुकी नृत्य की बात करते हैं तो कुकी नृत्य आपका नागालैंड से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका नागालैंड होगा। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार की सीमा से लगी एक पहाड़ी राज्य है। यह विभिन्न जनजातियों की संस्कृति का जश्न मनाने वाले त्योहारों और बाजारों के साथ विविध स्वदेशी जनजातियों का भी आवास है। इसकी राजधानी आपका कोहिमा है और नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों में मोटसे, अर्गू सिकुकला, तितली नृत्य, आलुयट्टू, सताल की कई, चांगाई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसालप्तू, खम्बालिम्ब, मयूर नृत्य, मानोआशो, रेंगमा, सिचा, कुकई कुचो, संकई, मुआसाई आदि भी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा जिलियांग आपका इसको भी याद रखना है, ये भी नृत्य है। अगला है नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 किसे मिला था। ठीक है, तो नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका आशा भोसले को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका आशा भोसले हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2008 में भारत सरकार के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। साथ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2011 में भोसले को संगीत के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में मान्यता भी दी है। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि उपराष्ट्रपति है जो कि आपका किस भाग में वर्णित है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है जो कार्यपालिका से संबंधित है। विशेष रूप से उपराष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख है आपका अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 73 में किया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि 1983 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इनमें से किसे सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करने की शक्ति देता है। 4 ऑप्शन दिया गया था, नगर पालिका, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सरकार। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है आपका केंद्रीय सरकार होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केंद्र सरकार को सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने का अधिकार या शक्ति देता है। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी। इसका राइट आंसर आपका पीवी सिंधु होगा। इंडियन शटलर पीवी सिंधु claimed her maiden women's single title in Singapore Open Badminton tournament on 17 July 2022. She defeated by Wang Ziyi of China in the final of the Singapore Open. अगला जो है आपको 4 समाज का मिलान करने के लिए आया था, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, जो आपका ब्रह्म समाज। ठीक है, और उसके संस्थापकों से आपको ये मिलान करना था। तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना 1829 में, प्रार्थना समाज का स्थापना आपका 1867 में और आर्य समाज का स्थापना आपका 1875 में। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट
लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पार्ट 6 होगा। भारतीय संविधान का जो पार्ट 6 है वो आपका राज्य विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है। इसमें राज्य विधायिका और कार्यकारी शाखा शामिल है। राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रियाएं, विशेषाधिकार और अन्य जिम्मेदारियां संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल के गठन से, 69 आपका विधान परिषद के गठन से, 70 आपका विधानसभा के संरक्षण से, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। भाग 7 जो है ये आपका है राज्यों को भारतीय संविधान के भाग 7 में शामिल किया गया था, पहले अनुसूची के भाग बी में, लेकिन इसे आपका निरस्त कर दिया गया था, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दिवान ए अमीर कोही की स्थापना किया था। दिवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि के तहत भूमि में वृद्धि करना था। दीवान ए कोही के तहत किसानों को मवेशी, बीज खरीदने और कुओं की खुदाई के लिए ऋण दिया गया था, लेकिन कोई लाभ नहीं दिया गया। इसके अलावा दीवान ए बंदगान गुलामों का विभाग था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवान ए मुस्तखराज बकाया विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए वजरत राजस्व और वित्त विभाग था, मुगल समाज के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए कुजा न्याय विभाग मुगल समाज। दीवान ए अर्ज कल आया था, सेना विभाग बलबन के द्वारा, ठीक है। अगला है गंगा नदी के उत्तरी तट की कौन सी सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बना है। आपसे साफ साफ पूछा गया था कि गंडक नदी है, उस गंडक नदी किसकी सहायक नदी है, जिसका राइट आंसर आपका गंगा नदी था, ठीक है। तो बस यही पूछा गया था, बाकी और कुछ नहीं पूछा गया था, तो और कुछ आप याद भी मत कीजिएगा। गंडक नदी को हम लोग नारायणी और गंडक के नाम से भी जानते हैं। नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। भारत में गंगा की बाएं किनारे की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी राइस क्रॉप्स बंगाली नट्स इन अ ईयर, ठीक है। तो बंगाल में एक वर्ष में 3 बार धान की फसल उगाई जाती है। पहला है आउश, ठीक है। यह फसल मानसून के दौरान बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। दूसरा है आमन, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। तीसरा है बोडो, यह फसल सर्दियों में बोई जाती है, अप्रैल मई में काटी जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो जीएसटी की बात करते हैं तो ये आपका 101वां जो है संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। तो 2016 के 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री, खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा जीएसटी की 4 बुनियादी दर संरचना है, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा जीएसटी बिल राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था 8 सितंबर 2016 को, और पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। इसके अलावा जीएसटी परिषद का गठन से संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो 279 का ए है। इसके अलावा जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है होला मोहल्ला किस समुदाय का त्यौहार है। तो होला मोहल्ला की बात करेंगे तो ये आपका सिख समुदाय का त्यौहार है, ठीक है। होला मोहल्ला जिसे हम लोग होला भी कहते हैं और 3 दिवसीय सिख त्यौहार जो कि आमतौर पर मार्च में पड़ता है या चेट के चंद्र महीने के दूसरे दिन होता है। आमतौर पर हिंदू बसंत त्यौहार होली के एक दिन बाद, लेकिन कभी कभी इसके साथ मेल खाता है। होला मोहल्ला दुनिया भर के सिखों का एक बड़ा उत्सव है, ठीक है। अगला है कि मानसी राम इज लोकेटेड ऑन विच हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। तो मानसी राम की बात करेंगे तो ये आपका खासी पर्वत पर स्थित है, जिसका राइट आंसर आपका खासी होगा। खासी पर्वतमाला की बात करते हैं तो भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार पर आपका ये स्थित है। खासी पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है और पूर्वांचल पर्वत श्रेणी और बड़ी पटकाई पर्वत श्रेणी से आगे पूर्व में जुड़ती है। इसके अलावा सबसे ऊंचा चोटी लुम शिलोंग है जो 1968 मीटर ऊंची है। इसके अलावा जयंतिया की बात करेंगे, ये भी मेघालय में स्थित है, तो ये आपका मेघालय राज्य के पूर्व में स्थित है। खासी पहाड़ी के पूर्व में पटकाई पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। भारत में अमर सीमाओं का पार है। ये गारो पर्वतमाला है, ये आपका ये भी मेघालय में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। नोकरेक जो चोटी है गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगला है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 4th पोजीशन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भारत का जो स्थान था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में वो आपका 4th था। इसके अलावा जो है आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। इंडिया फिनिश किया था 61 मेडल पर, जहाँ पर 22 गोल्ड आया था, 16 सिल्वर आया था और 23 आपका ब्रोंज आया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। 4th प्लेस पर आपका ये भारत ने खत्म किया। अगला है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक में से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा ही 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक एक विशेष टिकट है जो कि आपका शुरू है, जो कि किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो है वह है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सा वंश शामिल था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में एक तो प्रतिहार वंश था, पाल वंश था और आपका एक राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष आपका 785 से लेकर 1816 ईस्वी तक के मध्य में होता है। इसके अलावा
इसे कनौज त्रिभुज युद्ध भी कहा जाता है। उत्तरी भारत में कनौज साम्राज्य के सिंहासन के नियंत्रण के लिए लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला थी। उसमें युग के 3 शक्तिशाली राजघराने शामिल थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। अगला है जनजातीय गौरव दिवस है, जो कि आपका कब मनाया जाता है या किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस आपका पहली बात तो कब, तो 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो 15 नवंबर का दिन याद रखना है। साथ में किसकी जयंती पर, तो बिरसा मुंडा जी की जयंती पर, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, जो झारखंड के एक आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। यह दिन भारत में आदिवासी समुदाय के लोगों के योगदान का सम्मान करने और उनकी सांस्कृतिक और पहचान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बिरसा मुंडा को 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मुंडा विद्रोह में उनकी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। अगला है कि 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं, ठीक है। तो अर्जुन सिंह धुर्वे की बात करेंगे तो ये बैगा नृत्य से संबंधित है। तो बैगा इसका आपका राइट आंसर होगा। 2022 में पद्मश्री का अवार्ड है जो कि दिया गया था। जो बैगा जो नृत्य है वो आपका मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से संबंधित है, मध्य प्रदेश में भी किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 39B है, जो कि किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 39B की बात करेंगे तो यह आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मामलों का संबंध से संबंधित है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 39B में से आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मामलों का संबंध है। यह आर्थिक व्यवस्था के लिए को फिर से व्यवस्थित करने और समाजवादी तरीके से वितरण करने का मकसद रखता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक ऐसी जमीन का समान वितरण आम भलाई के लिए किया जाना चाहिए। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो मई 2016 में ये शुरू किया गया था। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित करता है। सरकार का लक्ष्य देश में BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में उपयोग किए जाने वाले खाना पकाने और अशुद्ध ईंधन को साफ सुथरे अधिक कुशल LPG से प्रतिस्थापित करना है। अगला है एल्युमिनियम मैग्नीशियम वेल्डिंग के लिए कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है या कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बना होगा। तो गैस की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आर्गन गैस होगा। अगला है वह है कि आपका किस खेल के साथ आप ब्लू लाइन, फेस ऑफ और आइसिंग शब्दों का जोड़ेंगे। तो ब्लू लाइन आपका साथ आया था। तो ब्लू लाइन जो है आपका आइस हॉकी से संबंधित ही है। तो आइस हॉकी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगर मूवमेंट। तो खुदाई खिदमतगर मूवमेंट जो है अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो द मूवमेंट वाज लेड बाय अब्दुल गफ़ार खान, नॉन लोकली एज बच्चा खान एंड बादशाह खान और सरहदी गांधी, ठीक है। अगला है गोल्जी उपकरण का खोज किसने किया था। फिगर दे के आपसे पूछा गया था। तो गोल्जी उपकरण का जो खोज है वो किसने किया, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था 1898 में। उन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं में क्रोमोर्जेटिक अभिरंजन द्वारा आंतरिक जालीदार उपकरण के रूप में इनकी खोज की थी, जिसका अर्थ है कि आंतरिक जालीदार उपकरण। और 1898 में उनके नाम पर अंक का नामकरण जो कि किया गया था। 1910 में गोल्जी उपकरण और 1956 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाने लगा। ये आपका गोल्जी उपकरण का ये जो फिक है। अगला है कि पुष्यमित्र शुंग कौन से भगवान को मानता था, ठीक है। तो भगवान की बात करें तो भगवान का तो पता नहीं, लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग है वो आपका शिव यानी कि हिंदू या कहें तो वैदिक धर्म को मानता था, ठीक है। और इससे पहले जो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था, इससे पहले मगध समाज का जो था उसमें जो था बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था। इस कारण से इससे खिन्न होकर जो है पुष्यमित्र शुंग ने आपका मगध का जो अंतिम जो समाज था, मौर्य समाज का जो अंतिम राजा था वृहदत्त, उसकी हत्या करता है और बाद में आपका एक ब्राह्मणवादी वंश का स्थापना करता है, जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और शिविज्म, वैष्णविज्म, ये इससे बहुत आपका ऑप्शन में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा एक्चुअल में आपका ऑप्शन क्या दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि 1924 में 7 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1924 के पेरिस ओलंपिक में कितने भारतीयों ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 7, ठीक है। 7 एथलीटों ने जो है आपका भाग लिया था, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि अटल नवाचार जो मिशन है किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। तो अटल नवाचार मिशन की बात करेंगे तो जो अटल नवाचार जो मिशन है फ्रेंड्स वो आपका 2016 में शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2016 होगा। यह देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। उसकी स्थापना 2016 में किया गया था। उद्देश्य की बात करेंगे तो देश भर में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को एक
पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और उसे बढ़ावा देने से था। इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसी की बात करेंगे तो नीति आयोग इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि परसेंटेज ऑफ यंग गर्ल्स एज 10 to 19 एज ए पर सेंसस 2011, यानी कि आपसे महिला किशोर का जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया था जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर आपका 47.3% हो जाएगा। एक बार और पूछा गया था किशोरों का, महिला और पुरुष दोनों का पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका 20.9% था, जिसमें पुरुष आपका 52.4 था और महिला आपका 47.3 था। इस प्रश्न का चर्चा हम लोग उसी प्रश्न में कर लिए थे, ठीक है, अनुमान भी लगा लिए थे कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपके अगले शिफ्ट में देखने को मिलेगा और आज आपको यहाँ पर देखने को मिला भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। इसका तो राइट आंसर कथक होगा, लेकिन आपसे इनका घराना पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका लखनऊ घराना होगा, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद का जो संबंध है आपका लखनऊ घराने से है, साथ में इनका संबंध आपका कथक नृत्य से है। कथक नृत्य की बात करते हैं तो उत्तर भारत का नृत्य है, जहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र जो कि आपके शामिल हैं, ठीक है। अगला जो है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा। जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बना हुआ था और कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त किया था। इसके नेताओं के नाम याद रखिएगा, JBP समिति था, ठीक है, जय से था आपका जवाहरलाल नेहरू, व से वल्लभ भाई पटेल और प से था आपका पटाभी सीतारमैया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में तेलुगु बहुमत वाले राज्य के गठन की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक जो कार्यकर्ता था पोट्टी श्रीरामुलु जो हैं आपके, वो आमरण अनशन करने के बाद 16 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया था। इसी के परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए बसाए आधार पर आंध्र राज्य नामक पहले राज्य का निर्माण हुआ, जिसका बाद में नाम चलकर आपका आंध्र प्रदेश कर दिया गया था। इसके बाद आपका राज्य पुनः गठन अधिनियम आता है 1956, जिसमें आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो है कि मकर संक्रांति के दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, जिसका राइट आंसर आपका भगवान सूर्यदेव होगा। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने का पर्व मनाया जाता है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किसने किया। तो इसका राइट आंसर आपका गयासुद्दीन बलबन होगा। गयासुद्दीन बलबन ने आंतरिक अशांति से निपटने, मंगोलों की प्रगति की जांच के लिए एक सुदृढ़ केंद्रीकृत सेना का निर्माण किया था, जिसका नाम था दीवान अर्ज। गयासुद्दीन बलबन की बात करेंगे तो 1266 से लेकर 1287 तक ये आपका शासक रहा था और उसने ही सिजदा और पेबोस जो ईरानी रीति रिवाज प्रथा था उसको यहाँ पर लाया था। और गयासुद्दीन बलबन की बात करेंगे तो राजाओं के देवी अधिकार के सिद्धांत के समान राजाओं के सिद्धांत को तैयार करने वाला पहला ये मुस्लिम शासक था। अगला है कि विच चेस पीस कैन मूव डायगोनली। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बिशप। बिशप की बात करते हैं तो सीधी रेखा में किसी भी संख्या में तिरछे चलने के लिए जाना जाता है। शाही परिवार के अन्य मोहरों में भी तिरछे चलने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए राजा एक वर्ग तिरछे चल सकता है, रानी किसी भी संख्या में वर्ग तिरछे चल सकती है। याद है, तिरछे एक मोहरे को पकड़ सकता है, केवल 2 मोहरे जो तिरछा नहीं चल सकता है, रूक है और आपका नाइट है, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिप्लेस्ड एक्का सिलिकॉन इन द मेंडलीव प्रेडिक्टेबल। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम ने मेंडलीव की आवर्तसारणी में एक्का बोरोन का स्थान लिया था और तत्वों की आवर्तसारणी को विकसित करने के समय मेंडलीव ने कुछ तत्वों को गायब पाया, जिसके बाद में पाया कि जर्मेनियम का जो नाम है उन्होंने एक्का सिलिकॉन रखा। मेंडलीव ने संस्कृत अंक को उपसर्ग करके नाम दिया और एक्का एक इस समूह में पूर्ववर्ती तत्व के नाम पर रखा। इसके अलावा एक्का बोरोन को स्कैंडियम परमाणु संख्या 21, इसका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम 32 परमाणु संख्या, एक्का एल्युमिनियम गैलियम परमाणु संख्या 31। एल्युमिनियम के बारे में जब आया था तो हमने आपको सिलिकॉन के बारे में भी बता दिया था, पहले के वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका होगा भाग 15। भारतीय निर्वाचन जो आयोग है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकार है। वो भारत में राज्य, जिला और जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का हुआ, राज्य विधानसभा का हुआ, राज्य विधान परिषद का चुनाव हुआ, देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये सभी जो चुनाव है आपका ये चुनाव आयोग ही कराता है। और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में से संबंधित है। भाग 15 324 से लेकर 329 तक का जो अनुच्छेद है हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। और संविधान की अनुच्छेद आयोग और सदस्य की शक्तियाँ, कार्य और कार्यकाल, पात्रता आदि संबंधित है। ये जो 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, ये आपका SSC CGL Tier 2 का जो एग्जाम 2022 में हुआ था वहाँ पर आपको मिलान करने के लिए आया था। आपके पास आंसर की है, आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 325 आपका धर्म, जाति, लिंग या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल करने या किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल करने का दावा करने के कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा, उससे संबंधित है।
326 जो अनुच्छेद है लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 27 जो है विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति होंगी। 28 जो है ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति संबंधित है। और 329 जो है चुनावी मामले में अदालत के द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए रोक से संबंधित है। अगला जो है पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हर्षवर्धन होगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया। ये जो युद्ध है 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इस विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भजन सुपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका संतूर होगा। भजन सुपारी आपके भारतीय वादक थे जो संतूर है। 2 जून 2022 को उनका निधन हो गया है। बाकी 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 4 में पद्मश्री, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ में कुछ और संतूर वादक को देखें तो पंडित श्री कुमार शर्मा जो हैं, राहुल शर्मा जो हैं, तरुण भट्टाचार्य हैं, अभय सुपारी है, इन सभी का संबंध भी आपका संतूर से है। अगला है डुरंड कप का स्थापना डैश में शिमला में किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डुरंड कप जो है 1888 में आपका कहाँ पर खेला गया था? तो जिसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका था शिमला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका शिमला हो जाएगा। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। इसका जो नाम है सर मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। ठीक है, तो इसको भी याद कीजिएगा। अगला जो है वो आपका पूछा गया एनडीपी का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। तो एनडीपी जो है हम लोग जीडीपी में जब आपका डिप्रेशिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को घटाते हैं जब आपका एनडीपी निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आपका एनडीपी का ये फॉर्मूला है, यही आपसे पूछा गया था। अगला जो है हु स्टार्टेड द मूवमेंट इन द फेवर ऑफ द विडो री मैरिज? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती स्वीकार की अपने खर्च पर 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनः विवाह करवाया। विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ सख्ती से लड़ाई लड़ी, महिलाओं के शिक्षा के अधिकार का बचाव किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। इसके अलावा इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के कार्यान्वयन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इस कानून से पहले सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू आर्टिकल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इससे पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन हमारे संविधान में जो आर्टिकल 51A का सब क्लोज जी है उसमें कहा गया है कि वनों और वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 48A की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगल एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका आर्टिकल था। बाकी आपका कौन सा आर्टिकल आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगला है कि लौटते हुए मानसून किस महीने में आता है? तो इसका राइट आंसर आपका अक्टूबर होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने को लौटते हुए मानसून के लिए जाना जाता है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपका शायद इस तरह का पूछा गया था कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून सीजन? तो इसका राइट आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा। ठीक है, लौटते हुए मानसून को हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर मानसून के नाम से जानते हैं। लौटता हुआ मानसून एक मौसमी घटना है, तब घटित होती है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से वापस जाने लगती है और उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं भूमि की ओर बहने लगती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया। तो आज का जो हमारा सेकंड जो प्रश्न हुआ है कि कुचिपुड़ी जो है किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, तो कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका एक गांव है कुचिपुड़ी। ठीक है, जो कि आपका जिला पड़ता है कृष्णा में। ठीक है, कृष्णा जिला में कुचिपुड़ी गांव है और उसी गांव के नाम पर आपका शास्त्रीय नृत्य का जो नामकरण है आपका किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा विजयनगर गोलकुंडा शासकों ने नृत्य कला को संरक्षण प्रदान किया था। कल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नर्तक से संबंधित है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम का नाम आपको आया था। साथ में रेड्डी जितना भी नाम अगर आपके अंत में लगे, जैसे कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है, इन सभी का नाम अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो आंख बंद कर आपको आंध्र प्रदेश में जो कि क्लिक करना है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि भारत में संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान है। ठीक है, उन 8 नृत्यों में कथकली है जो कि केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सतरिया असम का है और कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गंगूबाई हंगल जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी जिन्हें 1973 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर आपका होने वाला है वो राइट आंसर होने वाला है किराना घराना। ठीक है, हालांकि किराना घराना से संबंधित है आपके गंगूबाई हंगल और आपके यही एग्जाम में प्रश्न आया था। किराना घराना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कस्बे और तहसील किराना या किराना से प्राप्त संगीत के इस घराने का नाम है। और ये आपको बता दें कि ये प्रश्न आपका
रिपीटेड हुआ है, सेम टू सेम प्रश्न, ठीक है। बाकी किराना घराना संबंधित की बात करते हैं तो अब्दुल करीम खान इस घराने के संस्थापक थे, तो इसको भी याद रखना है। अगला पूछा गया कि आईपीएल 2024 का जो फाइनल मैच है किस स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। तो आईपीएल 2024 का जो फाइनल मैच है फ्रेंड्स आपका किस स्टेडियम में खेला गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। वहीं पर आपका अगर आईपीएल 2024 का अगर आपसे फाइनल मैच पूछा जाता किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये दोस्तों आपका चेन्नई में खेला गया था, चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है, 24 को भी और 23 को भी। हालांकि आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है आपका 23 सही आ रहा है, तो इसलिए आपको आईपीएल 2023 का है पूछा गया था। लेकिन अगर आपका एग्जाम आगे होगा, सीजीएल का तो नहीं कर सकते हैं, एमटीएस का अगर आपका होगा तो मे भी आपका 2024 का पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईपीएल के नाम से जानते हैं, और उस समय 2023 में जो आपका विजेता बना था वो विजेता बना था गुजरात टाइटंस, किसको हराकर, चेन्नई सुपर किंग को हराकर। इसके अलावा 2024 में आपका चेन्नई सुपर किंग आपका बना था विजेता, ठीक है। 2023 का जो आपका आईपीएल था 16वां संस्करण था, 23 का 16वां था, तो 24 का 17वां होगा। इसको जो कंट्रोल है आपको बीसीसीआई करता है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसका स्थापना आपका होता है 1928 में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। वर्तमान में बीसीसीआई के जो आपके अध्यक्ष हैं कौन है, तो रोजर बिन्नी है, ठीक है। तो रोजर बिन्नी को भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वन एमंग यू जो पुस्तक है आपका किसने लिखा है, तो वन एमंग यू पुस्तक की बात करते हैं तो वन एमंग यू जो पुस्तक है फ्रेंड्स वो आपका लिखा गया है एम.के. स्टालिन के द्वारा। एम.के. स्टालिन कौन है, तो ये आपके तमिलनाडु के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा ही पुस्तक लिखा गया है। उनकी आत्मकथा का यह पहला खंड है जिसमें उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष 23 वर्ष 1953 से लेकर 76 तक का वर्णन किया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था, जिसका राइट आंसर था आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। चौरी चौरी घटना आपका 4 फरवरी 1922 को होता है, और 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरी घटना होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, तो उसके बाद ही 12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इस झड़प में या इस आंदोलन में हुआ क्या था, तो इस झड़प में पुलिस ने अशोक आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, उसे आग लगा दिया। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक की मौत हो गई थी, कहीं कहीं 23 पुलिसकर्मी लिखा जाता है। गांधी जी को लगा कि विद्रोह अपने रास्ते से भटक रहा है और उसमें अपना अहिंसक स्वभाव खो दिया है, और गांधी जी ने भारतीय जनता से सभी प्रतिरोधों को खत्म करने की अपील की और उपवास भी किया। और गांधी जी के इस फैसले से कड़ी बड़ी हस्तियाँ थी वो आपके असहमत हुई थी, और इसी के फलस्वरूप आपका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का नींव भी रखा गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला जो है उदारीकरण किस औद्योगिक जो है नीति में पेश किया गया था, कब, तो इसका राइट आंसर आपका 1991 होगा। वर्ष 1991 में भारत में भुगतान संतुलन संकट था, जिसके कारण इसने IMF से कुछ शर्तों पर ऋण लिया, जिससे भारत में आर्थिक सुधार हुए। इसने भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, ये आप PDF में पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। बस आपके एग्जाम में LPG का कभी कभी फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, बाकी यही पूछने को मिलेगा कि 1991 में भारत ने कैसा आपका तरीका अपनाया था, ठीक है। तो यही आपसे पूछने को मिलता है। अगला है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ GNP इंटरनेशनल इनकम, ठीक है। तो GNP की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज फर्म्स एंड सिटीजन इन अ ईयर regardless of where they are produced। GNP formula GNP is equal to GDP plus income made by firms या citizen अवार्ड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन फर्म्स या नेशनल्स, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया। अगला जो है कि आई गॉट यानी कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग जो ऐप है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये जो ऐप आपका है फ्रेंड्स वो आपका संबंधित जो था वो आपका कोविड-19 से था। आई गॉट जो प्लेटफॉर्म है कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य चिकित्सकों, नर्सों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों, तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। अगला है भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, जिसका राइट आंसर था अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक। भारतीय संविधान के अनुसार संसद का 3 अंग होता है, जैसा कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन, और संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और संगतियों के बारे में बताया गया है। बाकी 179 से लेकर 122 तक का अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन जो जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग भी ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। पहला तो आपका 79 है जो कि संसद के गठन से संबंधित है। इसके बाद आपका 80 है जो कि राज्यसभा का गठन से है। 81 जो है लोकसभा के गठन से है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। 83 जो है आपका संसद के सदनों की अवधि से है, ठीक है। इसके अलावा जो 86 है राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार से है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। साथ में जो आपका इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है जो आपके एग्जाम में आया है या आने की संभावनाएं थोड़ा प्रबल है, तो उसको हम लोग देखें तो 99 में संसद सदस्यों का शपथ ग्रहण से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका 108 है संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। 110 है आपका मुद्रा विधेयक की परिभाषा यानी धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बजट के नाम से जानते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। बाकी 123 भी आपका इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति से संबंधित, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपके सब है, लेकिन ये सभी जो अनुच्छेद जो हमने आपको बताया वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं। बाकी आप लोग PDF में दिया रहेगा, सभी अनुच्छेद को एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आपसे हम चाहते हैं। इसके अलावा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से भी कुछ आपको देखने को मिला, बताइएगा क्या देखने को मिला था, स्टूडेंट के द्वारा तो बताया गया है। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 जो है उसके अनुसार उद्योग को स्वामित्व के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी में वो उद्योग शामिल थे जिन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में स्थापित और विकसित किया जा सकता था। दूसरी श्रेणी में उद्योग शामिल थे जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र के उद्यमों दोनों के रूप में स्थापित किया जा सकता था, जिसमें निजी क्षेत्र को द्वितीयक भूमिका दी गई थी। तीसरी श्रेणी में उपरोक्त श्रेणियों में निर्देशित उद्योग के अलावा सभी उद्योग शामिल थे और निजी क्षेत्र के लिए खुले हुए थे। अगला जो है स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 विजेता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, PV सिंधु। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 PV सिंधु ने बुसानन ओंगबामरूफगान को हराकर जीता था सिंगल्स का खिताब, वुमेन सिंगल्स का खिताब, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। ये जो स्विस ओपन है, ठीक है, ये आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट था 22 से 27 मार्च तक स्विट्जरलैंड के बेसल में सेंट जेकब सेल में हुआ था, जिसमें कुल पुरस्कार राशि आपका $1,80,000 था। अगला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, ये आपसे पूछा गया, जिसका जो राइट आंसर था वो आपका था 1.64%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.64%। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% था। समय के 2 बिंदुओं के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। इसकी दर प्रतिशत में व्यक्त की जा सकती है। बाकी पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के तहत शुरू किया गया। पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में 1901 से यह जनगणना जो है हर दशक के बाद हो रहा है। 11 का जनगणना लास्ट था, 15वीं जनगणना स्वतंत्रता के बाद आपका 17वीं था। नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके अलावा जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसा कि भारत की कुल जनसंख्या आपका कितना है, इतना है। लिंगानुपात 943 है। घनत्व आपका 382 है। शिशु मृत्यु दर आपका 557 है। मातृ मृत्यु दर आपका 407 लाख जीवित जन्म है। साक्षरता दर 74.04%। सबसे ज़्यादा केरल का है 94, सबसे कम बिहार का है। सबसे उच्चतम महिला साक्षरता दर केरल का है, सबसे कम महिला साक्षरता दर आपका बिहार का है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, कम जनसंख्या सिक्किम का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। उच्चतम लिंगानुपात केरल का है। राज्यों में लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा का है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आपका 63.5 वर्ष है, पुरुष के लिए 62.6 वर्ष है, महिला के लिए 64.2% है। जनसंख्या में गिरावट की बात करते हैं तो 17.7% है। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम अनुसूचित जातियों की संख्या आपका नागालैंड में, अनुसूचित जातियों की संख्या मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा पंजाब में है, सबसे कम पंजाब में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो है वह है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आपका भारत भट्ट 1 हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे जो आइडिया है आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक है, जिसका राइट आंसर शायद आपका मिहिर भोज था, ठीक है। तो मिहिर भोज था, तो इसका राइट आंसर आपका मिहिर भोज ही होगा। उन्हें आदि वरा की उपाधि धारण की थी। ग्वालियर में तेली मंदिर का भी निर्माण इन्होंने किया था। बाकी संस्थापक जो है वो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का वो आपका कौन था भाई, तो वो था आपका हरिश्चंद्र, ठीक है। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम आया, वसत राज आया, नागभट्ट द्वितीय आया, फिर मिहिर भोज आया, फिर महेंद्रपाल वन आया, फिर राजा भोज 2 आया, ठीक है। बाकी गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, इसको भी याद रखना है।
तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है वो दोस्तों आपका भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका महान्यायवादी होगा। और अनुच्छेद जो 76 है वो आपका महान्यायवादी से ही संबंधित है। इसकी जो नियुक्ति है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं है और इसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जब भी चाहेगा जब महान्यायवादी को उसके पद से हटा देगा। इसके अलावा राष्ट्रपति जो अपना पद से इस्तीफा देता है और किसे देता है तो राष्ट्रपति को सौंपता है, तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा जो महान्यायवादी होता है संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद में किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जिसका सदस्य नामित किया जा सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जिसमें आपका केंद्र सरकार का ये जो आपका सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार राज्य में भी आपका एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो कि महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल स्टेट इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका आर्टिकल 54 होगा। आर्टिकल जो 54 है एक राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य कौन कौन शामिल होंगे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो संसद का जो 2 सदन है राज्यसभा और लोकसभा, वहाँ के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ में राज्यों का जो विधानसभा होता है, राज्यों में विधानसभा होते हैं उनमें भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। साथ में विधान मंडल का 2 सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद का कोई भी सदस्य चाहे मनोनीत हो या आपका निर्वाचित वो आपका भाग नहीं लेता है। ठीक है, विधान जो परिषद है मात्र 6 ही राज्य में है इसलिए नहीं भाग लेता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो भाग 5 में संघ की व्याख्या किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद आपका 52 से 62 तक है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 आपका राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है। 55 आपका राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका से है। 56 आपका राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल से है। 57 आपका पुनर्निर्वाचन की पात्रता से है। 58 आपका राष्ट्रपति के चुनाव के योगदान से संबंधित है। 59 आपका राष्ट्रपति के कार्यालयों की शर्त के बारे में बताता है। 60 आपका शपथ के बारे में है। 61 आपका महाभियोग के बारे में है। 62 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद के कार्यकाल निर्धारित करता है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टडोबा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी कि वेयर इज द टडोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपका टडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा महावीर हरियाणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो तेलंगाना में है। सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में है। मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाईसाइकिल जो किक है आपका किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो बाईसाइकिल किक की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाईसाइकिल या साइकिल किक फुटबॉल से जुड़ी एक तकनीक है। साइकिल किक एक फुटबॉल का उन्नत कौशल है। इसके अलावा साइकिल किक को करने वाले खिलाड़ी का शरीर जमीन से ऊंचा होता है और वो ऊपर की ओर झुका होता है। इसके अलावा साइकिल किक से गेंद को ज़्यादा तेज़ी से गोल की ओर भेजा जा सकता है और साइकिल किक को करने के लिए ज़्यादा सजगता वाले गोलकीपर ही गेंद को रोक सकता है। इसके अलावा एक आपका बनाना किक है। ठीक है, बनाना किक की बात करेंगे तो बनाना किक भी दोस्तों आपका फुटबॉल से ही संबंधित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि महेंद्र बर्मन प्रथम जो है किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, जो जिसने पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, जो महेंद्र जो बर्मन प्रथम है उसको पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा है जो कि आपका हराया गया था, वो आपका पल्लव वंश का था। ठीक है, तो पल्लव वंश इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पल्लव राजा महेंद्र बर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। इसके अलावा पल्लूर की लड़ाई चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र बर्मन प्रथम के बीच पुल्लूर या पुल्लूर शहर में लगभग 618-19 में लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा महेंद्र बर्मन प्रथम की बात करेंगे तो पल्लव राजा था, इसके बारे में बात आप लोग कर लिए हैं। और पल्लव जो वंश था वर्तमान में भारत के आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग और वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों पर शासन किया था। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं तो ये आपका चालुक्य वंश का राजा था। ठीक है, इसके अलावा नरसिंह बर्मन प्रथम की बात करेंगे तो ये भी आपका पल्लव वंश का ही शासक था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम का ही बेटा था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी या शासक कौन था, यानी कि हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया सॉरी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आपका रजिया सुल्तान होगा। रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो भारत की पहली और आखिरी महिला
सल्तनत थी उसने 1236 के अंत से लेकर 1240 के अंत तक दिल्ली पर शासन किया था। यानी कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा गया हो कि रज़िया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी, तो 1236 होगा और इसका मृत्यु 1240 में हो जाता है। ठीक है, ऐसा करने वाली एकमात्र महिला थी। उन्होंने शासन पर कब्जा करने के लिए सभी बाधाओं को खारिज किया था, जिसमें उन्होंने लिंग और उसके दास वंश पर संघर्ष का सामना करना भी शामिल था। इसके अलावा 5 मामलुक वंश था। ठीक है, जिससे कि आप लोग को मालूम होगा, सॉरी, ये जो रज़िया सुल्तान है वो आपका 5वां मामलुक वंश था, यानी कि जिसे गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर आपका सहजानंद सरस्वती होगा। अखिल भारतीय जो किसान सभा है 1936 में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक गठित आपका किसान आंदोलन था। ठीक है, इसके अलावा सहजानंद जो सरस्वती है 1929 में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच देने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आपका मीठे पानी की झील नहीं है, यह पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन को छाटना था। तो मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका तो उल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपारा में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा मीठे पानी की झील है आपका बहुत सारे हैं, जैसा डल झील हो गया, ये भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, और लोकटक झील में ही आपका तैरता हुआ आपका द्वीप स्थित है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है, भीमताल आपका उत्तराखंड में है, पुष्कर आपका राजस्थान में है। तो ये सभी क्या है, आपका मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगला जो है कि अमजद अली खां को है 2001 में कौन सा पुरस्कार है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो अमजद अली खां की बात करेंगे तो अमजद अली खां को फ्रेंड्स 2001 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमजद अली खां एक सरोद वादक है जो कि भारत सरकार के द्वारा 1991 में इन्हें पद्म भूषण 2001 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। इनका संबंध जो है आपका दिल्ली से है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 1991 में आपका पद्म भूषण दिया गया था, 1975 में पद्मश्री दिया गया था, 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, बाकी 1989 में तानसेन पुरस्कार भी, 1989 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अगला जो है कि महानदी डेल्टा पर कौन सा नेशनल वाटरवे है, तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल वाटरवे 5। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग का जो 5 है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में स्थित है। और ये जो है ब्राह्मणी नदी पर तालचेर से धामरा तक 265 किलोमीटर की दूरी शामिल है, जिसमें खरसुआ धामरा नदी प्रणाली 217 किलोमीटर की पूर्वी तट नहर का जियोखली चर बत्तिया खंड मताई नदी का चरबत्तिया धामरा खंड शामिल है, और 40 किलोमीटर और महानदी डेल्टा का मंगलकारी पारादीप खंड 101 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, बाकी प्रमुख कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग को देखें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करते हैं तो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा भागीरथी और हुगली नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि सदिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोलम से कोट्टापुरम तक है, पश्चिमी तट नहर पर और चंपकारा नहर पर स्थित है। जलमार्ग 4 की बात करेंगे तो काकीनाडा और पुडुचेरी तक बंकिंगम नहर पर स्थित है। जलमार्ग 5 की बात करेंगे तो तलचर से लेकर धामरा तक ब्रह्मानी नदी पर है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है कि अगर आप किसी को कुछ करने से रोक रहे हैं तो वो कौन सा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हो रहा है, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आपके एग्जाम में है जो कि पूछा गया था। हालांकि प्रश्न का लैंग्वेज कुछ क्लियर नहीं है, बाकी में भी इसका जो राइट आंसर हो सकता है अनुच्छेद 51 का सब क्लोज इसका राइट आंसर होगा, जो कि बताता है कि भारत के सभी लोगों के बीच भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, आपका ये शायद हो सकता है। ठीक है, बाकी 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 सब क्लोज जो कहता है आपका संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। 51A का सब क्लोज बी कहता है उन महान आदर्शों को संजोना, उनका पालन करना जो हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित किया है। 51C आपका भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करना। डी की बात करेंगे तो देश की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये हम लोग देख लिए। एफ की बात करते हैं तो हमारे मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, उसका संरक्षण करना। 51A का सब क्लोज जी है क्योंकि वनों, झीलों, नदियों और वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना, उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। 51A का सब क्लोज एच जो है वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी जांच और सुधार की भावना विकसित करना। 51A का सब क्लोज आई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। जे की बात करेंगे तो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास उपलब्धि के लिए उच्च स्तर तक पहुंचे। और सब क्लोज जो के है माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया है 7 से 14 वर्ष की आयु के बीच, जो कि 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। बाकी जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ऊपर का 10। अगला है कि दूध से दही जमना कैसा परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान अभिकारकों यानी कि मूल पदार्थ के उत्पादों के अणुओं का निर्माण करते हैं, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो नए पदार्थ बनाने के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं, या आमतौर पर अपरिवर्तनीय होते हैं, या अगर आप एक बार दूध से दही बन गया तो आप दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए LPG, पेट्रोल आदि जैसे ईंधन का जलना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। एक होता है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल
चेंज। इसकी बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन से गुजरते हैं और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये परिवर्तनीय होता है। ठीक है, यानी अगर मोम का पिघलना, यानी कि मोम पिघल रहा है तो फिर से वापस से आप इसको मोम बना सकते हैं। जल का जमना, अगर जल बर्फ़ में जम जाता है तो बर्फ़ फिर आप पानी बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चीनी मिलाना की बात करेंगे तो ये भी एक आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध में चीनी घुलने के बाद इससे गुण नहीं बदलते, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। दूध से दही जमना रासायनिक है, दूध से पनीर भी आपका एक रासायनिक है। इसके अलावा दूध से दही, लस्सी, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का त्यौहार है जो असमिया नव वर्ष और वसंत की शुरुआत का अग्रदूत है? तो इसका राइट आंसर आपका बोहाग बिहू होगा। बोहाग बिहू जिसे हम लोग रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, खुशी का त्यौहार है और वसंत की शुरुआत और असमिया नव वर्ष का प्रतीक है। असम अपनी महत्वपूर्ण छुट्टियों के रूप में बिहू, बैसागु, अलीलियांग, बैको, रोंगकर, रजनी गबरा मनाता है। बोहागिया बिहू, जोनबिल मेला, अबुबासी मेला और अन्य में हरिणी गबारा भी शामिल है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कल पूछा गया था काटी बिहू के बारे में, तो असम में 3 साल में 3 बार आपका बिहू मनाया जाता है। ठीक है, एक आपका माघ बिहू हो गया, फिर आपका काटी बिहू हो गया, रोंगाली बिहू हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी